अशोक स्तंभ पर बनी हंस पंक्ति में 4 पशुओं को उकेरा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पशु आकृतियां इनमें शामिल नहीं है? तो अशोक स्तंभ पर कौन कौन सी पशु आकृतियां शामिल है? तो इनमें शामिल है सिंह की आकृति, अश्व की आकृति, हाथी की आकृति और बैल की आकृति। इनमें शामिल नहीं है गेंडे की आकृति और हिरण की आकृति। 5 और 6, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख के रिलीफ पर राण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है? तो ये लिखा हुआ है कंगनहल्ली अभिलेख पर। ठीक है, कंगनहल्ली शिलालेख पर जो है राण्यो अशोक लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है राजा अशोक, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अवस्थित है, ये शिलालेख अवस्थित है सन्नति कर्नाटक में, सन्नति कर्नाटक में अवस्थित है, और ये ब्राह्मी लिपि में जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है राण्यो अशोक। ठीक है, ये पहला अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है। ये पहला अभिलेख है जिसमें अशोक को जो है अशोक कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक स्तंभ की विशेषताओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो ए है, यह स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित है, जो कि सही है। जो अशोक की स्तंभ है वह एक ही पत्थर से निर्मित है। ठीक है, बी है, इसके ऊपर कोई लेप नहीं लगाई गई है, ये गलत बात है, इसके ऊपर काली लेप लगाई गई है। सी है, इसके शीर्ष भाग पर अवांगमुखी यानी कि उल्टा कमल बना है, जिस पर एक चौकी बनी है, एकदम सही है, ये सही है, सी ऑप्शन सही है। और डी है, जो चौकी बनी हुई है उस पर 4 पशुओं की आकृति तथा 4 छोटे छोटे चक्र बने हुए हैं। और इनमें से कौन कौन से पशु हैं? एक है सिंह, एक है अश्व, एक है हाथी और एक है बैल। ठीक है, तो हमको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने दक्षिणाधिपतेश्वर की उपाधि ली थी? तो ये ली थी वशिष्ठिपुत्र पुलमयी ने। वशिष्ठिपुत्र पुलमयी ने दक्षिणाधिपतेश्वर की उपाधि ली थी, जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में भी जाना। ठीक है, जो वशिष्ठिपुत्र पुलमयी है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और जो सातकर्णी प्रथम है उन्होंने दक्षिणाधिपति तथा अप्रतिहत चक्र, दक्षिणाधिपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि ली थी। ठीक है, तो ये हो गई वशिष्ठिपुत्र और सातकर्णी प्रथम की बातें। गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो हमको पता है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। और यज्ञश्री सातकर्णी, तो हमने पिछले लेक्चर में जाना कि जो यज्ञश्री सातकर्णी है ये सातवाहन वंश का अंतिम जो है प्रतापी शासक था। इसके बाद सातवाहनों का पतन होना आरंभ हो गया था। ओके, तो ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, शक शासक रुद्रदमन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, रुद्रदामन ने मौर्य शासक द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ये एकदम सही बात है, और ये मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन के राज्यपाल सुविशाख के नेतृत्व में जो है सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण करवाया गया था। दूसरा है, झील की मरम्मत का खर्च राजकीय कोष से दिया गया था, जो कि गलत है। जो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई थी तो इसका कोष स्वयं राजा यानी कि रुद्रदमन ने अपने पर्सनल कोष, व्यक्तिगत कोष से दिया था, ना कि राजकीय कोष से दिया था। तीसरा है, उसने संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख जूनागढ़ में स्थापित करवाया, जो कि सही है। जूनागढ़ का अभिलेख जो है रुद्रदमन ने ही जो है स्थापित करवाया था। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 4 है, जूनागढ़ अभिलेख में उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है, जो कि सही बात है। ठीक है, तो इसमें दूसरा गलत है, 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4 सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, मथुरा में शकों का पहला शासक हगान या हगामस था। एकदम सही बात है,
एकदम सही बात है कि मथुरा में शकों का पहला शासक हगान या हगामस था। और दूसरा स्टेटमेंट है मथुरा का प्रथम कुषाण शासक बिम कडफिसिस था। ठीक है, बिम कडफिसस जो है कुषाण शासक था और इन्होंने 95 ईस्वी से 127 ईस्वी यानी कि एडी तक शासन किया था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है सातवाहनों के अधीन हेरनका नामक अधिकारी किस कार्य से संबद्ध था? तो हेरनका नामक अधिकारी संबद्ध था खजाने की देखभाल करने से, खजाने की देखभाल करने से संबंधित था हेरनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है सातवाहन कालीन प्रशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है सातवाहनों के काल में प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक होता था। एकदम सही बात है कि सातवाहनों के काल में प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक या गोलमिक होता था, सही बात है। दूसरा है इस समय नगरों का प्रशासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था, ये भी सही बात है। और तीसरा है नगर प्रशासन में स्थानीय तत्वों की प्रधानता रहती थी, ये भी सही बात है। हमको पता है कि जो है उत्तर मौर्य काल में जो है भूमि अनुदान आरंभ हो गया था। ठीक है, और सातवाहनों काल में ये और भी जो है ज्यादा है भूमि अनुदान आरंभ हो गया था। तो जैसे ही भूमि अनुदान आरंभ हुआ तो उसके बाद जो शक्ति है वह केंद्र से निकलकर जो है प्रांतों में जाने लगी। तो सीधी सी बात है, अगर प्रांतों में शक्ति जाएगी तो नगरीय प्रशासन में जो स्थानीय तत्व है उनकी प्रधानता बढ़ने लगेगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से किससे कारुकर नामक कर लिया जाता था? मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से किससे कारुकर नामक कर लिया जाता था? तो कारुकर नामक कर लिया जाता था कारीगरों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर कारुकर नामक कर लगता था। कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर कारुकर नामक कर लगता था, तो ये कारीगरों से लिया जाता था। और क्वेश्चन नंबर 10 है मौर्योत्तर काल में निगम क्या था? तो निगम होता था व्यापारियों का संगठन, निगम कहलाता था। और शिल्पियों का संगठन श्रेणी कहलाता था। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, ओके साथियों, तो इसी के